Hey everyone, how are you? So in this video we are going to talk about how to do list of headings and discuss some tips and tricks for list of headings for IELTS रीडिंग academics. तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऑफ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के अंदर और लॉजिक के बारे में कि हम कैसे कम टाइम के अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जब भी आप पेपर में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करोगे तो हमेशा कोशिश करना कि लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ साथ आप दूसरे क्वेश्चंस पर भी एक बार नज़र रख लेना। अभी तो इस वीडियो के अंदर मैं पार्टिकुलरली आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करवाऊंगा, पर आप एक बार पेपर के अंदर दूसरे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे और अकेले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होंगे हम वो पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ्स हैं और हमारे पास 9 है। 9 हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, मतलब कि जो 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, मतलब कि तो वो हमारे पास एक ट्रैप की तरह है। तो हमें उनसे बच के रहना है, क्योंकि अगर हमने गलती से भी वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स यूज़ कर ली तो हमारे एक की जगह 2 या 3 आंसर गलत हो जाएंगे। इसलिए चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमेशा पढ़नी है, जैसे कि एविडेंस ऑफ इनोवेटिव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और उनके अंदर से कीवर्ड ज़रूर निकालना है। कीवर्ड निकालोगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा और आपको आंसर मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि एविडेंस ऑफ इनोवेटिव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्या होगा इसके अंदर एविडेंस चाहिए हमें किसका, इनोवेटिव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का। इसको रटना नहीं है या तो कोई याद नहीं करना है, बस एक बार ध्यान में रखना है, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको एकदम से ये क्लिक करेगा माइंड में कि ये तो मैंने वहाँ पर पढ़ा था, ये तो मैंने यहाँ पर पढ़ा था। एन अनडिस्प्यूटेड आंसर टू अ क्वेश्चन अबाउट द मोआई, मतलब कि एक अनडिस्प्यूटेड आंसर है एक क्वेश्चन का मोआई के बारे में। अनडिस्प्यूटेड मतलब कि जिसके ऊपर कोई बहस नहीं की जा सकती, जिसके ऊपर सारे सहमत है। द फ्यूचर ऑफ मोआई स्टैचूज, मतलब कि मोआई स्टैचूज का क्या फ्यूचर क्या है, और थ्योरी के बारे में बात करेगी जो लोकल बिलीफ को सपोर्ट करेगी। द फ्यूचर ऑफ ईस्ट आइलैंड का फ्यूचर। टू 2 ओपोजिंग व्यूज़ मिलेंगे हमें किसके बारे में, रैपनाउ पीपल के बारे में। डिस्ट्रक्शन होगी किसके, आउटसाइड द इनहेबिटेंट्स कंट्रोल, इसके बारे में बात होगी। हाउ द स्टैचूज ने सिचुएशन को वर्स और कैसे ख़राब बना दिया। डिमिनिशिंग फूड रिसोर्सेज, मतलब कि जो फूड रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास डिमिनिश हो रहे हैं, मतलब वो ख़त्म हो रहे हैं। तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमेशा टाइटल पढ़ना है, व्हाट डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन ऑफ ईस्टर आइलैंड, मतलब कि इसके अंदर सब ईस्टर आइलैंड के बारे में बताया गया हमें। तो हम पढ़ते हैं, ईस्टर आइलैंड और रापू नुई एज इट इज़ नोन लोकली इज़ होम टू several hundred ancient human statues, the Moai. After the remote Pacific island was settled by the Polynesians, it remained isolated for centuries. All the energy and resources that went into the Moai, some of which are 10 meters tall and weigh over 7,000 kilos, came from the island itself. Yet, when Dutch explorers landed in 1722, they met a Stone Age culture. The Moai was carved with stone tools and then transported for many kilometers without the use of animals or wheels to massive stone platforms. और एक और बात बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले ट्रिक जो हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर ये होते हैं कि हमारे पास पहली 2 लाइन के अंदर या तो लास्ट की 3-4 लाइन के अंदर होता है, बीच में तो होता है पर बहुत कम होता है। पर ज़्यादातर आपको पहले अगर आपको कुछ ना समझ आए और आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो आपने पहली 4 लाइन पढ़नी है, लास्ट की 4 लाइन पढ़नी है, जो समझ आ रहा है वो टिक करना है। और ये ट्रिक तब यूज़ करनी है जब आपके पास बहुत ही कम टाइम है और आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करनी है इसलिए। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होगा कि आंसर आपको पहली 4 लाइन और इस 4 लाइन में मिल जाएगा। अब इस 4 लाइन में तो मुझको कोई आंसर मिला नहीं, अभी तक कोई समझ आ नहीं रहा, तो मैं आगे पढ़ूंगा। The Moai were carved with stone tools, then transported for many kilometers without the use of animals or wheels. Massive stone platforms. The identity of Moai builders was in doubt until well into the 20th century. Thor Heyerdahl, the Norwegian ethnographer and adventurer, thought the statues had been created by pre-Inca peoples from Peru. Best-selling Swiss author Erich von Däniken believed they were built by standard extraterrestrials. अब देखिए क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर कि इसको किसने बताया था, मतलब क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन दिखा था, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन।
क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि उनका कि वो डाउट में थे कि उनका स्टैचूज किसने बनाए थे, तो मतलब क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिखा मॉडर्न साइंस लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजिकल एंड जेनेटिकल एविडेंस, एविडेंस मतलब कि आंसर, हैज़ एविडेंस मतलब आंसर, और ये क्वेश्चन हैज़ डेफिनेटली प्रूव्ड द मोआई बिल्डर्स वर पॉलिनियस, मतलब कि वो क्वेश्चन क्या था कि इसको किसने बनाया, तो यहाँ पर लिखा मोआई बिल्डर्स, कौन थे वो, ये था आंसर मिल गया इसका हमें। बट नॉट हाउ दे मूव द क्रिएशन, लोकल folklore maintain the statues walked, while researchers have tended to assume the ancestors dragged the statues somehow using ropes and locks। ये देखिए आंसर मिल गया ना यहाँ पर, ये एविडेंस हमारे पास, ये आंसर है, और हमारे पास ये क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर होगा एन अनडिस्प्यूटेड आंसर टू अ क्वेश्चन अबाउट द मोआई, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ऊपर पहले से पढ़ लिया था, एविडेंस की बात हुई है पर एनवायरनमेंट की बात हुई नहीं, इसलिए कैंसिल। द फ्यूचर ऑफ मोआई स्टैचू, फ्यूचर की बात हुई नहीं, थ्योरी की बात हुई नहीं, फ्यूचर ऑफ ईस्ट आइलैंड नहीं, टू कोई अपोजिंग व्यूज बताए गए यहाँ पर नहीं, डिस्ट्रक्शन बताइए नहीं, डिस्ट्रक्शन की बात नहीं, स्टैचूज जिसने सिचुएशन को वर्स किया कोई ऐसी बात नहीं, फूड रिसोर्स डिमिनिश हो ऐसी कोई बात नहीं, तो भी बचा भी हमारे पास सेकंड आंसर बचा है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा सेकंड फर्स्ट का, तो ये होगा हमारे पास सेकंड आंसर इसका, सेकंड। हम करते हैं पैराग्राफ बी की तरफ। When the Europeans arrived, Rapa Nui was grassland with only a few scrawny trees. In the 1970s and 1980s, though, researchers found pollen preserved in lake sediments which provide the island had been covered in lush palm forest for thousands of years. Only after the Polynesians arrived did the forest disappear। मतलब क्या डिसअपेयर की बात हो रही, देखिए यूएस साइंटिस्ट जेरेड डायमंड एक साइंटिस्ट का नाम है, आगे डायमंड की बात होगी, तो इसका मतलब ये मत सोचना ना कि डायमंड को हमारे पास वो जो हीरा होता है वो डायमंड की बात हो रही है, ये डायमंड हमारे पास एक आदमी की बात हो रही है। बिलीव्स दैट द रापानुई पीपल डिसेंडेंट्स ऑफ द डिसेंडेंट मतलब कि उनके वंशज और द पोलिनेशियन सेटलर्स रैक्ड देयर ओन इन्वायरमेंट, रैक्ड मतलब कि ख़राब कर दिया अपना ओन इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की भी कहीं पर बात हुई थी, देखो इन्वायरमेंट की और डिसअपेयर की कहीं पर बात हुई थी, एक तो यहाँ पर इन्वायरमेंट पर, यहाँ पर है इनोवेटिव, इसलिए पहला तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रैक्ड का है, रैक्ड मतलब कि डिस्ट्रक्शन, एक तो डिमिनिशिंग की, या तो इसकी डिमिनिशिंग मतलब इसकी बात हो रही है इन्वायरमेंट, या तो ये हो सकता है, ये तो हो सकता है स्टैचू डिस्ट्रक्शन, या तो ये हो सकता है। सेवन्थ नाइन्थ अपोजिंग भी उसकी भी बात नहीं हुई, अभी थ्योरी की बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। पहली 4 लाइनों से तो मुझे ये पता चला कि डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, और हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, पर इन्वायरमेंट में तो हम जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं वो इनोवेटिव है, इसलिए इन्वायरमेंट में नहीं है, तो हम आगे पढ़ेंगे। दे हैड अनफॉर्चुनेटली सेटल्ड एन एक्सट्रीमली फ्रेजाइल आइलैंड, ड्राई कूल एंड टू रिमोट टू बी प्रॉपर्ली फर्टिलाइज्ड बाय विंड ब्लोन वोल्केनिक ऐश। व्हेन द आइलैंडर्स क्लियर्ड द फॉरेस्ट फॉर फायरवुड एंड फार्मिंग, अब देखो फार्मिंग के लिए फायरवुड, द फॉरेस्ट डिडंट ग्रो बैक, मतलब कि उनके रिसोर्सेज ग्रो बैक नहीं कर रहे थे। एज ट्रीज बिकेम स्कार्स, मतलब कि जो ट्री हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं स्कार्स मतलब कि ख़त्म हो रहे थे। एंड दे कुड नो लॉन्गर कंस्ट्रक्ट वुडन कैनोस फॉर फिशिंग, और वो फिशिंग के लिए कैनोस भी नहीं वुडन कंस्ट्रक्ट कर पा रहे थे, इनको बर्ड्स खानी पड़ रही थी। सॉइल इरोजन डिक्रीज द क्रॉप्स, सॉइल इरोजन की वजह से जो क्रॉप की यील्ड से क्रॉप कम उगनी शुरू हो गई थी। बिफोर यूरोपियन राइट द रैपनोई हैड डिसेंडेड इनटू सिविल वॉर एंड कैनिबलेंसी मेंटेन द कोलैप्स ऑफ देयर आइसोलेटेड सिविलाइजेशन। डायमंड इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर व्हाट मे लाई अहेड ऑफ अस इन द फ्यूचर। तो इससे मुझे क्या पता चलता है लास्ट लाइन से कि कुछ डिस्ट्रक्शन हो रही थी, किसकी, उनके रिसोर्सेज उनके मतलब वो फार्मिंग कर पा रहे थे, फायरवुड उनके पास थी, ट्रीज खत्म हो रहे थे, उनकी क्रॉप यील्डिंग कर रही थी, मतलब क्या रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की बात कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर तो होनी डिस्ट्रक्शन की बात, यहाँ पर नहीं हो रही, 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 यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर स्टैचूज की तो बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर है डिस्ट्रक्शन डिमिनिशिंग फूड रिसोर्सेज, या तो डिस्ट्रक्शन आउटसाइड द इनहेबिटेंट्स कंट्रोल। पर मैंने वहाँ पर देखा कि रिसोर्सेज की बात हो जैसे ट्री फार्मिंग क्रॉप्स, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 9th। गलती से इसका आंसर डिस्ट्रक्शन आउटसाइड इनहेबिटेंट्स कंट्रोल मत लिख देना। क्यों नहीं लिखा मैंने इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे मुझे बताया नहीं गया कि इनहेबिटेंट्स के कंट्रोल के बाहर चली गई थी वो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, और वो क्योंकि वो फूड रिसोर्स डिस्ट्रॉय कर ही जा रहे थे, इसलिए इसका आंसर 9th। इसका आंसर होगा हमारे पास 9th। अभी आएगा पैराग्राफ सी। द मोआई ही थिंग्स एक्सेलरेटेड द सेल्फ डिस्ट्रक्शन। डायमंड हमारे पास जो हमारे पास साइंटिस्ट है इंटरप्रेट्स बताया दैम एज पावर डिस्प्लेस बाय राइवल चीफ्टेन्स हु
ट्रैप्ड ऑन अ रिमोट लिटिल आइलैंड लैक्ड अदर वेज ऑफ असर्टिंग देयर डोमिनेंस। मतलब कि जो राइवल चीफ्टेंस थे, मतलब कि जो माओ के अंदर ही जो उनके चीफ्स थे, जो एक राइवल थे, वो एक दूसरे से compete कर रहे थे। दे कम्पीटेड बाय बिल्डिंग एवर बिगर फिगर्स। एवर बिगर फिगर्स मतलब कि स्टैचूज, एवर बिगर फिगर्स मतलब कि स्टैचूज की बात हो रही है यहाँ पर, उन्होंने बिल्ड की है, और क्या हो सकता है। डायमंड थिंग्स दे लेट द माओई ऑन वुडन स्लेजेस होल्ड ओवर लॉग रेल्स बट दैट रिक्वायर्ड बोथ लॉट ऑफ वुड, मतलब लॉट ऑफ वुड एंड लॉट ऑफ पीपल। मतलब कि इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वुड और बहुत ज़्यादा आदमी की जरूरत पड़ रही थी। टू फीड द, अब उन आदमियों को खिलाने के लिए इवन मोर लैंड हैड टू बी क्लियर, अब और ज़्यादा लैंड क्लियर करना पड़ेगा, और ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही थी। वैन द वुड वॉज गॉन एंड सिविल वॉर बिगन, और कहते हैं जब वुड खत्म होगी तो सिविल वॉर बिगन होगी। सिविल वॉर मतलब कि अपने अंदर उनके लोगों के बीच में लड़ाई होनी शुरू होगी, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्टैचूज़ की वजह से सारा लैंड क्लियर करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें वुड चाहिए थी स्टैचूज बनाने के लिए। बाय द 19th सेंचुरी नन वर स्टैंडिंग, मतलब कि आइलैंडर्स बिगन टॉपलिंग द माओई बाय द 19th सेंचुरी नन वर स्टैंडिंग। तो इसका आंसर होगा एविडेंस ऑफ इनोवेटिव इन्वायरमेंट। नहीं, ये नहीं होगा, ये तो सेकंड तो कट्टी हमारे पास। द फ्यूचर ऑफ माई स्टैचू, फ्यूचर की तो बात नहीं, पर स्टैचूज की बात की है यहाँ पर स्टैचूज, और यहाँ पर स्टैचूज, यहाँ पर स्टैचूज की बात नहीं की है, यहाँ पर स्टैचूज की बात नहीं की, यहाँ पर ओपोजिंग व्यू है, यहाँ पर तो डिस्ट्रक्शन हो रही है, नेवरएंड कंट्रोल, यहाँ पर स्टैचूज की बात की है। हाउ द स्टैचूज मेड द सिचुएशन वर्स, स्टैचूज की बात है उस सिचुएशन को वर्स की है। मतलब कि इसका आंसर होगा 6th 7th 8th, इसका आंसर होगा हमारे पास 8th। तो हम पैराग्राफ डी पर चलते हैं। पैराग्राफ डी, आर्कियोलॉजिस्ट टेरी हंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, आर्कियोलॉजिस्ट टेरी हंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एंड कार्ल लिपो ऑफ कैलिफोर्निया, ये दोनों एक साइंटिस्ट हैं, दो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एग्री दैट ईस्टर आइलैंड लॉस्ट इट्स लश फॉरेस्ट एंड दैट इट वाज एन इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ। मतलब कि अब इन्वायरमेंट के बारे में बात होगी, क्योंकि इकोलॉजिकल मतलब कि इन्वायरमेंट, और ईस्टर आइलैंड की बात हो रही है, क्योंकि फॉरेस्ट भी तो इन्वायरमेंट में आता है। बट दे बिलीव दैट द आइलैंडर्स देमसेल्फ वरंट टू ब्लेम, कि आइलैंडर्स अकेले ब्लेम नहीं किए जा सकते थे। एंड द माओई सर्टनली वरंट। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन मतलब कि उनकी जो टीम्स थी, उन्होंने जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी, उन्होंने देखा, इंडिकेट किया दैट द रैपनोई वेंट टू हीरोइक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ द विंड लैश्ड इनफर्टाइल फील्ड्स। मतलब कि उन्होंने बड़े अच्छे एफर्ट्स किए, एविडेंस उन्होंने इंडिकेट मतलब कि एविडेंस बताया उन्होंने कि उन्होंने प्रोटेक्ट किए, क्योंकि मतलब बड़े अच्छे प्रैक्टिसेस की, एफर्ट मतलब प्रैक्टिसेस की, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ द विंड लैश्ड, मतलब कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एफर्ट्स किए। दे बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ सर्कुलर, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सर्कुलर बिल्ड किए, विंड ब्रेक्स एंड गार्डन इनसाइड दैम and used broken volcanic rocks to soil moist. In short, Hunt and Lippo argue that the prehistoric Rapanui were pioneers of sustainable farming. अब मुझे इसका आंसर मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट की बात हो रही थी और मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात हो रही थी। इनोवेटिव मतलब कि उनको सुधारने के लिए प्रैक्टिस, उनके एविडेंस की, एविडेंस मतलब कि ये इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, और हीरोइक एफर्ट्स मतलब कि प्रैक्टिसेस उनकी किसके लिए, इनोवेटिव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए तो उनको प्रैक्टिस की थी उन्होंने यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर आएगा हमारे पास 1। और ये तो इसका आंसर द फ्यूचर ऑफ मॉइस्ट स्टैचूज की बात हो नहीं रही थी, इसलिए आंसर आंसर था। थ्योरी की बात हो नहीं रही थी, फ्यूचर ऑफ ईस्ट आइलैंड की बात हो रही थी, पर ज़्यादातर बात हो रही थी इसकी, इसलिए मैंने इसकी जगह इसको चूज़ किया। ओपोजिंग व्यू की बात हो नहीं रही थी, डिस्ट्रक्शन की बात हुई नहीं, ये तो दोनों है ही नहीं, तो इसका आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट। पैराग्राफ डी का आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट। अब होगा पैराग्राफ ई। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 बचे हमारे पास, और 3 आंसर्स हैं, मतलब कि अभी भी हमारे पास 2 ट्रैप्स हैं। द फ्यूचर ऑफ, अभी हमारे पास माओ स्टैचूज की बात होगी, एक थ्योरी की है ना जो सपोर्ट करेगा एक लोकल बिलीफ को, या तो ईस्ट आइलैंड का फ्यूचर, ईस्ट आइलैंड का फ्यूचर क्या होगा, ओपोजिंग व्यूज़ की बात करनी और डिस्ट्रक्शन की बात करनी, मतलब हमारे पास सिंपल है, फ्यूचर, थ्योरी, ओपोजिंग व्यूज़, डिस्ट्रक्शन, और ईस्ट आइलैंड का फ्यूचर और स्टैचूज का फ्यूचर, बस। तो यहाँ पर बात करते हैं, हंट एंड लिपो आर्कियोलॉजिस्ट थे, कंटेंट दैट द माओई बिल्डिंग वॉज एन एक्टिविटी दैट हेल्प्ड कीप द पीस बिटवीन आइलैंडर्स। उन्होंने बताया कि जो माओई बिल्डिंग थी ना, उन्होंने एक्टिविटी
वो ये एक एक्टिविटी थी, मतलब एक बिलीव था, ये एक थ्योरी थी इनकी कि उन्होंने हेल्प किया किसको, कीप द पीस बिटवीन आइलैंड, मतलब कि इनकी थ्योरी थी क्या कि जो माओवी बिल्डिंग थी, दैट माओवी बिल्डिंग वॉज एन एक्टिविटी दैट हेल्प कीप द पीस बिटवीन आइलैंडर्स, मतलब कि इनकी एक थ्योरी थी कि जो माओवी बिल्डिंग में थी उन्होंने आइलैंड्स के अंदर पीस बिल्ड करने में मदद की थी। दे ऑल्सो बिलीव दैट, वो देखो बिलीव था मतलब उनकी थ्योरी थी दैट कि मूविंग द मॉय रिक्वायर्ड द फ्यू पीपल एंड नो वुड बिकॉज दे वर वॉक्ड अपराइट। On that issue, Hunt and Lipo say archaeological evidence back up Rapa Nui folklore. Recent experiments indicate that as few as 18 people could, with 3 strong ropes and a bit of practice, easily maneuver a 1000 kg Maui replica a few hundred meters. The figure's fat bellies titled them forward, and a D-shaped base allowed handlers to roll and rock them side to side. अब मुझे यहाँ से किसके बारे में पता चलता है, अब यहाँ से हमारे पास सिर्फ 4 बचे हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 बचे हैं। फ्यूचर ऑफ मॉय स्टैचूस इसकी बात नहीं हुई है हमारे पास। और थ्योरी एंड लोकल स्पोर्ट्स और लोकल भी, थ्योरी की तो बात हुई क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी इन्होंने बताया, मतलब कि इनकी इनकी जो थिंकिंग थी, थ्योरी थी इनकी कि जो माओवी बिल्डिंग थी उन्होंने हेल्प किया पीस क्रिएट करने के अंदर इसके अंदर, तो इसकी बात हो सकती है। द फ्यूचर ऑफ ईस्टर आइलैंड इसकी बात हुई नहीं। टू ऑपोजिंग व्यूज़, कोई ऑपोजिंग व्यूज़ बताए थे, नहीं बताए थे। डिस्ट्रक्शन की बात हुई, नहीं बात हुई, इसलिए हमारा आंसर इसका 4th होगा। आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड्स यूज़ करके भी अपना आंसर ढूंढ सकते हो, जैसे कि इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी था पर मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और मुझे साफ साफ पता चल गया कि इसका आंसर यही हो सकता है। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस रखना है अपने अपने ऊपर कि जो आपने पहले आंसर ऐसे कट किए हैं, ऐसे आपने साइड साइड बाय साइड आपने इसको कट कर देना जो आपने आंसर कर लिए होंगे, ताकि आपकी रेंज स्मॉल हो जाए। और जितनी स्मॉल रेंज होगी आपका आंसर उतना अच्छा होगा, उतना प्रिसाइज होगा, उतना ठीक होगा। और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि जो मैंने कट कर दिया आंसर उसके अंदर आंसर नहीं हो सकता है अगले वाले का। इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, इसलिए मैं कट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 बचे हैं और 2 बचे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब पैराग्राफ F, moreover Hunt and Lipo are convinced that the settlers was not wholly responsible for the loss of the island tree, मतलब कि जो settlers थे वो आइलैंड ट्रीज के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, मतलब डिस्ट्रक्शन की बात हो रही थोड़ी थोड़ी यहाँ पर। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ऑफ नट्स फ्रॉम द एक्सटेंट ईस्टर आइलैंड पाम शो टाइनी ग्रूव्स मेड बाय द टीथ ऑफ पॉलिनेशियन रैट्स, मतलब कि कहते हैं कि उन्होंने फाइंड किया कि जो ईस्टर आइलैंड के पाम जो थे वो जो एक्सटेंट हो गए थे उसके अंदर हमें रैट्स के दांतों के निशान मिल रहे थे। द रैट्स अराइव्ड अलॉन्ग विद द सेटलर्स एंड इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स हंट एंड लिपो कैलकुलेट they would have overrun the island. They would have prevented the reseeding of the slow growing palm trees, thereby doomed मतलब ख़त्म करना रापा नुई फॉरेस्ट, even without the settlers campaign of the deforestation, मतलब कि जो रैट्स थे वो ही ख़त्म कर रहे थे ज़्यादातर, डिफॉरेस्टेशन में उनका ही ज़्यादा हिस्सा था और वो ही ज़्यादातर कर रहे थे। नो डाउट दैट द रैट्स, और रैट्स ने जो बाकी बची हुई बर्ड्स थी उनको खाए, उनके एग्स बर्ड्स के एग खाए थे। तो Hunt and Lipo also see no evidence that Raponic civilization collapsed when the palm forest did. They think its population grew rapidly and then remained more or less stable until the arrival of Europeans, who introduced deadly diseases to which islanders had no immunity. Then in the 19th century, slave traders decimated the population, which shriveled to 111 people by 1877. अब फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। फ्यूचर ऑफ मॉय स्टैचूस की बात हुई थी, नहीं हुई थी ना। द फ्यूचर ऑफ ईस्टर आइलैंड की बात हुई, नहीं हुई। अब डिस्ट्रक्शन आउटसाइड द टू ऑपोजिंग व्यूज़, अब ऑपोजिंग व्यूज़ की तो कोई बात हुई नहीं आपके रापोनी पीपल के बारे में, पर डिस्ट्रक्शन की बात हुई है जो कि इनहेबिटेंट्स के कंट्रोल से आउटसाइड थी। हाँ, डिस्ट्रक्शन हुई किसने की, रैट्स ने की, और ये कंट्रोल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास 6 7th। तो हमारे पास रह गए 1 2 3 और एक आंसर रह गया हमारे पास। हंट एंड लिपोस विजन, अब देयरफॉर मतलब कि अब कंक्लूजन ही आ गया ये। हंट एंड लिपो का क्या विजन था, देयरफॉर इज वन ऑफ एन आइलैंड पॉपुलेटेड बाय पीसफुल इंजीनियस माओवी बिल्डर्स, मतलब कि जो आइलैंड था वो एक साइड तो था एक आइलैंड पॉपुलेटेड बाय पीसफुल एंड इंजीनियस माओवी बिल्डर्स, क्योंकि वहाँ पे एक जीनियस माओवी बिल्डर्स थे, है ना, क्योंकि वो इतने अच्छे स्टैचूस बना रहे थे। और वो पीसफुल थे, यहाँ पर पीस की बात भी हुई थी। यहाँ पर देखो वो पीसफुल भी थे क्योंकि पीस मेंटेन था, एंड केयरफुल थे अबाउट द लैंड, बट रादर देन बाय रेकलेस एंड डिस्ट्रॉयर्स ruining their environment and society।
वो अकेले वही पॉपुलेशन नहीं थी जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया अपने ओन इन्वायरमेंट को और सोसाइटी को, पर उसके अंदर ये भी पीपल थे जो कि जिनके अंदर पीस था और जो जीनियस माउस बिल्डर्स थे। रादर देन अ केस ऑफ ऑब्जेक्ट फेलियर, रापुनी रोए मतलब कि एक पूरा फेलियर नहीं था, मतलब अगर कुछ जगह फेलियर था तो कुछ जगह अच्छी चीज़ भी थी। Rapa Nui is an unlikely story of success, they claim. Whichever is the case, there are surely some valuable lessons which the world at the large can learn from the story of Rapa Nui. अब देखो, द फ्यूचर ऑफ मॉय स्टैचूज के बारे में तो बात हुई नहीं, द फ्यूचर ऑफ ईस्ट के बारे में बात हुई नहीं हुई, पर टू ऑपोजिंग व्यूज द रापुनी पीपल, ऑपोजिंग व्यूज के बाद बात हुई है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक पीसफुल और इंजीनियस बिल्डर्स भी है, मतलब जीनियस बिल्डर माओई बिल्डर्स हैं, पर दूसरी तरफ वो कहते हैं उनके साथ साथ कुछ वैसे लोग भी हैं जो कि डिस्ट्रक्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट को, इसलिए टू ऑपोजिंग व्यूज़ की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 6th। तो ये दोनों हमारे पास थे हमारे ट्रैप, तो ये हमारा आंसर हो चुका है और ये हमारे पास सभी आंसर हैं। तो एक और टिप देता हूँ आपको, आपने देखा होगा जितने मैंने आंसर किए हैं ज़्यादातर आंसर किसका लास्ट में मिला है, किसी का आंसर क्या स्टार्टिंग में मिल चुका है मुझे। ये देखो, इसका भी आंसर मुझे लास्ट में मिला, इसका स्टार्टिंग में मिल गया आंसर, इसका भी स्टार्टिंग में मिल, इसका मुझे बीच में आंसर मिला, स्टार्टिंग से मिला था पर बीच में मुझे पता चला कि डैड की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ इसका आंसर मुझे स्टार्टिंग में मिल गया। तो आपने देखा हो कि पहली 4-5 लाइन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, पर अगर आपके पास कभी टाइम नहीं होगा तो आपने क्या करना है, पहली 4 लाइन्स पढ़नी है, लास्ट की 2 लाइन्स पढ़नी है, जो आंसर दिखेगा उसको कंप्लीट, उसको टिक कर देना है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, जैसे भी मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है इसके अंदर, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और जो आपका आंसर आपको मिल गया उसको आपने ऐसे लाइन मार देनी है ताकि आप बाद में उसी आंसर को दोबारा पढ़ के कन्फ्यूज़ ना हो जाओ और अपना दूसरे का भी आंसर गलत ना कर दो। तो यही हमारे पास कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको मैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करने के साथ साथ आपने इसके बाकी क्वेश्चंस भी करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए तो मैंने ये वीडियो सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की बनाई है, इसलिए मैं सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कवर कराऊंगा, बाकी मैं आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।